हेलो दोस्त, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि हम केमिस्ट्री इस साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का और संस्कृत का सभी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन डाल चुके हैं और फिजिक्स का क्विक रिवीजन वीडियो भी डाल चुके हैं और मैथ का भी जो है क्विक रिवीजन वीडियो जिसमें सारा फार्मूला और सारा थ्योरी क्विक रिवीजन वीडियो हम डाल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मेरे फोटो पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा शेयर करें, बहुत कम धीरे धीरे सब्सक्राइब मेरा बढ़ रहा है, तो आप लोग से निवेदन है कि शेयर करें, क्योंकि हम आपको इतना हेल्प कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरा हेल्प करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ब्रेंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, उसके रासायनिक समीकरण एवं उनके उपयोग बताना है। ठीक है ना, समीकरण, उसका रासायनिक समीकरण लिखना है, उसका उपयोग भी बताना है कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो होता है क्या, शुष्क बुझे हुए चूने। और शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल 2। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं सबका सूत्र का, वो आप लोग देख सकते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH का होल 2, और बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ लेना है हमको, शुष्क बुझा हुआ चूना लेना है, यानी CaOH का होल 2 लेना है। ठीक है ना, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH के होल 2 को जब 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर, जब उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, उससे होकर क्लोरीन गैस गुजारा जाता है, तो ब्रेंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। जैसे देखो यहाँ पर है, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए हैं और इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, इससे होकर क्लोरीन गैस गुजारे हैं, तो मेरा जो है ब्रेंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl का निर्माण हुआ, यानी ब्रेंजक चूर्ण का निर्माण हुआ है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CaO का O और Cl इंटू Cl Cl2, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग देख सकते हैं कहाँ होता है। इसका उपयोग जो है वो होता है कहाँ पर, कीटाणुनाशक के रूप में। आप लोग जानते हैं कि पहले कुछ साल पहले कुआं में जो है, कुआं को पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें पाउडर डाला जाता था, वो होता था ब्लीचिंग पाउडर, ब्रेंजक चूर्ण ही होता था। ठीक है ना, लेकिन अब जो है पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें काफ़ी मात्रा में शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस डाला जाता है। क्लोरीन गैस की थोड़े से ही मात्रा से बहुत सारा पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में। कागज में कपड़ों को के ऊपर रंग जो लगा हुआ उसको हटाने में, उसको व्यंजन करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में भी ब्रेंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है बताना है, उनके रासायनिक समीकरण एवं उनके उपयोग को बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनाता है जिप्सम से। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। तो जब जिप्सम का सूत्र होता है, याद रखना, CaSO4 इंटू 2H2O, याद कर लो, CaSO4 इंटू 2H2O। तो जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक, याद रखना, सावधानी पूर्वक गर्म करना है, 120 से गर्म करना है, नो तो 120 से कम, नो 120 से ज़्यादा, 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगर कम बेसी करेंगे गर्म तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है ना, याद रखना है। तो ये मेरा हम जिप्सम लिए हैं, ये जिप्सम का सूत्र है, इसको हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सावधानी पूर्वक गर्म किए हैं, तो ये मेरा देखो, ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CaSO4, ये 2 यहाँ हटाएंगे तो इसमें 2 से भागा लग जाएगा, SO4 का SO4, 2 यहाँ हटाएंगे तो 2 यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ भी 2 से भागा देंगे तो यहाँ होगा हाफ, क्या होगा, हाफ H2O। तो इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी सूत्र है तो भी सही है, और ये भी है तो भी सही है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम भी होता है कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो जब हम जिप्सम को सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम हम बता दिए आप लोग को, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग जो होता है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। मूर्ति बनाने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो है अस्पताल में किया जाता है। अस्पताल में कैसे किया जाता है, तो अस्पताल में इसका जो है शल्य चिकित्सा के रूप में डॉक्टरों द्वारा टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में, जो आप लोग को हड्डी टूट जाता है या पैर हाथ टूटा तो उस पर एक बैंडेज पर एक तो पट्टी का कठोर बैंडेज बांधा जाता है, वो जो होता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा, धातु तथा अधातु में अंतर बताओ। धातु तथा अधातु में अंतर जो है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है या 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो अगर 5 नंबर में आए तो जितना हम बताए उतना पूरा लिख देना है, उससे 1-2 कम भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बताते हैं। और इससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। जितना 5 नंबर के बता रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाला तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, ठीक है ना। धातु तथा धातु में निम्नलिखित अंतर होता है, ठीक है ना। पहला अंतर, धातु जो है, धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। धातु में जो होता है विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। लेकिन अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में रखना कि आयोडीन और ग्रेफाइट में थोड़ा चमक पाया जाता है, यह चमकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर, धातु प्रायः विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है ना। यह विद्युत धनात्मक होता है और अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अपवाद में याद रखना कि हाइड्रोजन जो है ये विद्युत धनात्मक होता है, अधातु होते हुए भी विद्युत धनात्मक होता है। अगला अंतर मेरा है, और ये जो अभी बता रहे हैं अंतर हम, ये मेरा भौतिक अंतर है। धातु धातु में भौतिक अंतर है। जब रासायनिक अंतर शुरू करेंगे तो उसको भी बताएंगे। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि धातु धातु को निम्नलिखित 2 भौतिक अंतर बताएं या 2 रासायनिक अंतर बताएं। तो ये भी डिफरेंस याद रखना था। अभी हम भौतिक अंतर बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे नीचे मिलेगा आपको रासायनिक अंतर, ठीक है। धातु के अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। धातु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन जो अधातु रहेगा उसका अंतिम कक्षा में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और अंतिम 8 तक पाया जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है, ठीक है। अगला मेरा है, धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु से ऊष्मा प्रवाहित होता है, धारा बहती है, इसलिए धातु जो है प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। परंतु अधातु जो है वो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद में रखना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी इससे करंट फ्लो होता है, करंट बहता है। आगे देखते हैं। आगे मेरा है, धातु में आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, यानी धातु पर चोट करने पर वो टूटता नहीं है, वो चूर चूर नहीं हो जाता है, वो चोट को सहन करता है, वो घात को सहन कर लेता है। आघात है, और धातु को खींचने पर वो टूटता नहीं है, वो तन्य होता है, उससे तार बनाया जा सकता है। लेकिन धातु आघात वो घात वर्णनीय नहीं होता है, उसको पीटने पर वो चूर चूर हो जाता है, वो घात को सहन नहीं कर पाता है, तथा ये तन्य भी नहीं होता है, उसे खींचने पर ये टूट जाता है, ठीक है ना। धातु का घनत्व उच्च होता है। सिंपल सी बात है, धातु जो कठोर ठोस अवस्था में पाया जाता है इसका घनत्व जो है उच्च होगा, और अधातु का घनत्व निम्न होता है। धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। धातु को पीटने पर जो है एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है, ध्वनि पाया जाता है, जिसे हम धात्विक ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। तो धात्विक ध्वनि पूछेगा तो लिखना है कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलता है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। लेकिन अधातु को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। आगे मेरा है, धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। ये जो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो त्यागने पर ये धनायन बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को धातु जो ग्रहण करता है, ग्रहण करने पर ये ऋणायन बनाती है। और यहाँ से मेरा हो गया अब रासायनिक अंतर शुरू। धातु और धातु के बीच रासायनिक अंतर शुरू हो गया, ठीक है ना। अगला मेरा है, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होता है। धातु का जो ऑक्साइड है वो भास्मिक होता है, वो भस्म की तरह व्यवहार करता है, उसका pH मान 7 से अधिक होता है। लेकिन धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय होता है, यानी उसका pH मान 7 से कम होता है, वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। धातुएं अवकारक होती है। धातु जो है अवकारक होती है, ठीक है ना, अर्थात ये ऑक्सीकरण में सहायता प्रदान करता है। और धातुएं ऑक्सीकारक होती है, ठीक है ना। अपवाद में रखना है कार्बन अवकारक है, ठीक है ना, अपवाद में याद रखना है। तो धातुएं ऑक्सीकारक होती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस प्रदान करती है। जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे मान लो सोडियम जो है वो HCl से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो NaCl का निर्माण करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन अधातु जो है वो अम्ल से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। आगे मेरा, धातु प्रायः H2 से संयोग नहीं करता है। धातु जो है वो हाइड्रोजन से, H2 मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी है अधातु होते हुए भी ये
विरुद्ध धनात्मक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अधातु जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, जैसे H2O। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो धातु है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया है, ठीक है ना। CO2 ऑक्सीजन रिएक्शन थी यहाँ पर, और बोलते हैं NH3, ये मेरा नाइट्रोजन धातु है लेकिन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर गया, लेकिन जो है धातु हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला मेरा है जस्ता अर्थात जिंक धातु के सबके अयस्क के प्रमुख अयस्क के नाम लिखो तथा उसके प्रमुख अयस्क से जिंक का निष्कर्षण का वर्णन करें, ठीक है ना। तो जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसका वर्णन भी करना है। देखो जिंक का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, और ये मेरा सल्फाइड एस होता है। और सल्फाइड एस को आप लोग जानते हैं कि सल्फाइड एस को जो सांद्रण किया जाता है वो किया जाता है फेन पलवन विधि। और ये केलेमाइन है, केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है कार्बोनेट एस्क है। और एक होता है जिंकाइट होता है, जिसका सूत्र होता है ZnO। तो इस प्रकार मेरा जिंक ब्लेंड, केलेमाइन और जिंकाइट ये मेरा क्या है, ये मेरा जस्ता यानी जिंक का क्या है, ये अयस्क है, प्रमुख अयस्क है। लेकिन याद रखना है कि जस्ता का निष्कर्षण जो किया जाता है मुख्यतः केलेमाइन एवं जिंक ब्लेंड अयस्कों से किया जाता है। पहले हम केलेमाइन से देख लेते हैं कि किस तरह उसका निष्कर्षण किया जाता है। केलेमाइन को जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, ध्यान देना है। आप लोग पढ़े होंगे जारन एवं भर्जन। भर्जन में क्या करते हैं, भर्जन में हम क्या करते हैं, भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं भर्जन। यानी भर्जन में ऑक्सीजन को हम देते हैं और निस्तापन में ऑक्सीजन का अनुपस्थिति रहता है, ठीक है ना। भर्जन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको जारन ही बोलते हैं। और निस्तापन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो इसके पास तो ऑक्सीजन है ही, CO3 ऑक्सीजन तो है ही, तो इसको ऑक्सीजन देना नहीं पड़ेगा, यानी इसको निस्तापन करना पड़ेगा। और निस्तापन होता है मेरा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर जब ZnCO3 का निस्तापन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ धातु के ऑक्साइड यानी जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब हमको मेरा काम क्या करना है, अपकरण करने पर क्या होता है, धातु प्राप्त होता है। क्या होता है, धातु प्राप्त होता है। तो जब अपकरण करेंगे तो ZnO जिंक ऑक्साइड का अपकरण से ZN धातु प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड का हम अपकरण किए कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन धातु की उपस्थिति में। तो क्या हुआ, अपकरण करने पर ZN और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर उड़ गया है, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड जिंक का धातु प्राप्त हुआ। अब हम जिंक ब्लेंड लेते हैं, ठीक है ना। और अभी ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इसको हम जब करेंगे शोधन तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम पहले जिंक ब्लेंड लेते हैं। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। क्या होता है, ZnS, और S लगा हुआ है सल्फर, और सल्फर तो मेरा सल्फाइड एस कर गया। और जब सल्फाइड एस को है उसको जानते हैं, उसका सांद्रण जो हम करते हैं फैन पलवन विधि। और फैन पलवन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट सांद्रण विधि है, ठीक है ना। ZnS का सांद्रण फैन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। और याद रखना है कि पारा का जो एस है सिनेबार HgS जिसका सूत्र होता है, उसका भी सांद्रण फैन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। और उसका भी सांद्रण जस्ट इसी प्रकार करना है जिस तरह हम ZnS का कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर परीक्षा में आए तो उसका भी सांद्रण इसी तरह करना है, ठीक है ना। और सांद्रण करने पर आप क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है। जब इसमें ऑक्सीजन नहीं तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। और जब उसकी ऑक्सीजन देते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, जारन या भर्जन। तो जारन हम भर्जन करेंगे तो सांद्रित ZnS को भर्जन करने पर धातु के ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर सांद्रित जिंक सल्फाइड को हम क्या किए हैं, भर्जन किए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको रिएक्शन कराए हैं। तो देखो धातु के ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ और साथ में SO2 गैस बनकर उड़ गया है। अब क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड को अपकरण करते हैं। जब धातु के ऑक्साइड को अपकरण करेंगे तो कार्बन की उपस्थिति में करेंगे तो ZnO का अपकरण करने पर जिंक धातु प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर ZnO जिंक के ऑक्साइड को अपकरण किए हैं। अपकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का टूटना। तो देखो यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से टूट गया जिंक के साथ, इसलिए इसका अपकरण हुआ। जब अपकरण करते तो जिंक धातु मेरा प्राप्त होता है। अब क्या लिखना है, अब लिखना है क्या कि जो प्राप्त जस्ता है, प्राप्त जिंक जो है वो जस्ता अशुद्ध होता है। क्या होता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। इसका शोधन विद्युत अपघटन विधि, याद रखना, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे शुद्ध जस्ता कैथोड पर, क्योंकि जस्ता जो धातु होता है वो मेरा प्लस होता है। तो प्लस का जो नियम है कि प्लस वाला माइनस पर दौड़ेगा, तो कैथोड मेरा माइनस होता है। इसलिए धातु जो है, जस्ता जो है वो कैथोड पर होकर जाकर जमा हो जाता है। अब और फिर क्या करते हैं, जिसे हम समय समय पर काज कर शुद्ध जिंक प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब एल्युमिनियम का निष्कर्षण में। ये मेरा अब क्वेश्चन नंबर 5, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम लिखो एवं एल्युमिनियम का निष्कर्षण का वर्णन करें, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम है 3 ठो। पहला है बॉक्साइट, जो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट
दूसरा है कोरंडम, तीसरा है क्रायोलाइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है, याद रख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, VBI Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। लेकिन जो है लेकिन एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो किया जाता है किससे, तो किया जाता है बॉक्साइट एश के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एश है एल्युमिनियम का बॉक्साइट एश से किया जाता है। कैसे किया जाता है ध्यान रखना, जो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एश को सांद्रण करते हैं। तो ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है मुख्यतः बॉक्साइट एश से किया जाता है। इसका सांद्रण जो है, बॉक्साइट का सांद्रण जो है वो किया जाता है निच्छारण विधि, याद रखना, निच्छारण विधि द्वारा बॉक्साइट का सांद्रण किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, निच्छारण विधि द्वारा बॉक्साइट का सांद्रण किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब सांद्रित बॉक्साइट एश को चूना की उपस्थिति में, चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा यानी Na2CO3 के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। और ध्यान देना है बात यहाँ पर यह है कि सोडियम एल्यूमिनेट जिस प्रकार चाय बनाते हैं हम लोग, तो जिस प्रकार चाय में चीनी क्या होता है, घुल जाता है, और चाय पत्ती जो है वो नहीं घुलता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट जो है मेरा ये जल में घुल जाता है, और जो इसमें उपस्थित अपद्रव्य है, ठीक है ना, वो जल में नहीं घुलेगा, वो चाय पत्ती की तरह ही जल में रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब उसको जिस तरह चाय को हम छाँकते हैं, चाय को छाँकेंगे तो क्या होगा, चीनी जो है चाय के साथ तो चला बाहर निकल जाता है, लेकिन चाय पत्ती जो है वो छकनी में रह जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट जो है, इसको जब हम छाँकेंगे पानी में तो क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो जल के साथ चला जाएगा, लेकिन इसमें जो उपस्थित अपद्रव्य रहेगा वो छकनी में ही रह जाएगा, छन्ना पत्र में ही रह जाएगा। इस प्रकार इसका हम शुद्धिकरण करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर हम सांद्रित बॉक्साइट लिए, जैसे हम सांद्रित बॉक्साइट में जल उपस्थित नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे तो बॉक्साइट में मेरा क्या था, 2H2O जल भी था, लेकिन जब सांद्रित करते हैं तो इसका जल समाप्त हो जाता है। सांद्रित ऑक्साइड लिए हम, देखो यहाँ पर सांद्रित ऑक्साइड लिए, ठीक है ना, तो जल उपस्थित नहीं है, और इसको हम क्या चूना की उपस्थिति में, ठीक है ना, चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किए, तो मेरा देखो सोडियम एल्यूमिनेट बना, क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना, साथ में CO2 गैस बना, CO2 गैस उड़ गया है। अब हम जानते हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट अभी बता चुके हैं कि ये जल में घुलनशील होता है। अब प्राप्त अवशेष को, ये मेरा अवशेष प्राप्त हुआ, ये तो उड़ गया है, ये अवशेष प्राप्त हुआ है। जब सोडियम प्राप्त अवशेष को जल के साथ मिलाने पर हम जानते हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो जल में घुल जाता है, चीनी की तरह जल में घुल जाता है, जबकि वो विलेय अपद्रव्य चाय पत्ती की तरह, यथावत रह जाता है, जिन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट जल के साथ बाहर चला गया, छान कर अलग कर दिया जाता है। अब छनित द्रव में जो छाना हुआ द्रव है, ठीक है ना, उसमें जो चाय जिस तरह छन जाता है उसी प्रकार छनित द्रव में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करके, ठीक है ना, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है ना। CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH3 एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब क्या होता है, वो अवक्षेप मतलब होता है नीचे बढ़ जाना, ठीक है ना, अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट जो था, इसका जलीय विलयन, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट तो मेरा जल में घुला हुआ है, इसे यहाँ जल देना जरूरी था। सोडियम एल्यूमिनेट जल के साथ घुला हुआ है, इसे जल देना यहाँ जरूरी था। उसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए, उससे CO2 गैस प्रवाहित कर दिए। तो देखो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, और साथ में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से मतलब है। अब हम क्या करते हैं, ये अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाता है। तो इस अब अवक्षेप को छान लेते हैं और उसे सुखा लेते हैं, ठीक है ना, यानी उसे सुखा लेते हैं और जल उससे गायब कर देते हैं, सुखा लेते हैं। तत्पश्चात उसे तीव्रता से गर्म करके इसको जो है गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करके शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिना, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहा जाता है, एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात जो लिखा हुआ वही यहाँ लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम तत्पश्चात तीव्रता से गर्म किए हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अंत में एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। और हम जानते हैं कि विद्युत अपघटन करने पर धातु जो है कैथोड पर जमा होता है, क्योंकि धातु प्लस होता है और कैथोड में माइनस होता है, प्लस वाला माइनस पर दौड़ेगा। तो अंत में एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने के फलस्वरूप शुद्ध एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा व्यापारिक विधि द्वारा एथेनॉल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग एवं प्रभाव को बताएं, ठीक है ना। एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि ये मेरा फिर अभी लगभग आप लोग को 1-2 दिन वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आज जो है निकलेंगे शाम में RPF का एग्जाम देने के लिए पटना, ठीक है। तो 1-2 दिन वीडियो नहीं मिलेगा, तो आज यही वीडियो अपलोड करके
हम रुकेंगे, फिर आएंगे उधर से, तो फिर वीडियो अपलोड करेंगे संस्कृत का सिर्फ मॉडल से, ठीक है ना। तो वीडियो नहीं मिलेगा, चलो अब देख ले आप लोग, जितना भी मेरा वीडियो जा रहा है उसको बार बार देखें आप लोग, जिससे कि आप लोग का काफ़ी आप लोग का आत्मविश्वास अंदर से जगे और आत्मविश्वास हो कि हम इतना चीज़ जानते हैं और परीक्षा में जाकर आप अच्छी तरह प्रदर्शन कर सकें, ठीक है ना। चलो देखो मेरा क्या है, वैपारिक विधि द्वारा एथेनॉल यानी अल्कोहल, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। एथेनॉल यानी अल्कोहल, जो सबसे प्रमुख अल्कोहल मेरा एथेनॉल है। कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग एवं प्रभाव को बताएं, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल क्या है या कैसे प्राप्त होता है, उदाहरण दें, इसके प्रमुख गुणों को लिखें, तब यही लिखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है, एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन और कार्बन के हाइड्रोक्सी, यानी उसमें जब OH जुट जाता है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी के व्युत्पन्न अल्कोहल, यानी जब हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोक्सी से मिलकर जो व्युत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम क्या, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल का समान सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1, ये हाइड्रोकार्बन हो गया और ये हाइड्रोक्सी हो गया, तो CnH2n+1 इंटू OH होता है, ठीक है। CnH2n+1 OH होता है, इसका समान सूत्र अल्कोहल का। अल्कोहल में सबसे प्रमुख अल्कोहल जो होता है वो है एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH, याद रखना। या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या, एक कार्बन तो C2 और 3 और 2 5, हाइड्रोजन 5 OH, ठीक है ना। C2H5OH भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं एथेनॉल बनाने की विधि क्या है। तो एथेनॉल को व्यापारिक विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है, तो एथेनॉल को व्यापार के लिए कैसे बनाया जाता है, तो व्यापारिक विधि में एथेनॉल यानी अल्कोहल को चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त बनाया जाता है। अब बात करते हैं किण्वन क्या, तो थोड़ा बताते हैं किण्वन क्या होता है। तो हम जानते हैं क्या, जब एंजाइम की उपस्थिति में, ये मेरा एंजाइम है, जब एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक को, ठीक है ना, सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, किण्वन। क्या कहलाता है, किण्वन। और किण्वन कहाँ होता है, आप लोग पढ़े हुए वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में कि किण्वन होता है ईस्ट में। क्या होता है, ईस्ट में, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर है। तो अब इसका तो चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा क्या होता है, एथेनॉल यानी अल्कोहल बनता है। अब देखते हैं क्या, हम लिए यहाँ पर चीनी का सूत्र C12H22O11, ये मेरा चीनी का सूत्र है। इसका हम कर रहे हैं किण्वन। चीनी को हम जल में घोल दिए, तो इसलिए जल यहाँ पर हम दे दिए हैं। इसका अब हम इसे करेंगे किण्वन, किसके उपस्थिति में, तो एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम है, क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट में। कहाँ पर होता है किण्वन, ईस्ट में होता है। जब करते हैं तो मेरा क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र जो है दोनों समान होता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग होता है। इसको समावयवता बोल सकते हैं। समावयवता आप पढ़ेंगे कि अनुसूत्र समान होता है लेकिन उनका गुण अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दोनों अलग अलग है, ये ग्लूकोज है फ्रक्टोज, लेकिन हमको लेना है ग्लूकोज। क्या लेना है, ग्लूकोज। फिर हम ग्लूकोज को लेते हैं और फिर से करते हैं किण्वन करते हैं, किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो आप करते हैं जाइमस एंजाइम की उपस्थिति में। और फिर किण्वन कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। और अब बनता है मेरा क्या, एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनॉल प्राप्त होता है, जो सबसे प्रमुख अल्कोहल है, ठीक है ना। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन और H3 और यहाँ पर H2, तो H5OH C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों मेरा सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरा एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस प्रकार एथेनॉल एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका उपयोग देख सकते हैं कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है पेय पदार्थ यानी शराब के रूप में, किया जाता है, यानी शराब के रूप में किया जाता है। टिंचर आयोडीन में जो एथेनॉल को मिलाया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए एथेनॉल को मिलाया जाता है। कफ सिरप में, जो कफ सिरप होता है, खांसी उसी का जो सिरप होता है, उसमें भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। टॉनिक में भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। जितना भी मतलब दवाई है, लिक्विड टाइप की दवाई है, सभी में एथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगला है मेरा ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये ईंधन का भी काम करता है। अब एथेनॉल का प्रभाव देख लेते हैं। एथेनॉल को पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है, थोड़ा पीने पर क्या होता है, नशा आता है। लेकिन जब लगातार सेवन करते हैं इसका तो आलस शरीर में आता है, मानसिक व्याकुलता, मानसिक परेशानी उत्पन्न होता है। व्याकुलता जब तक नहीं पीता उसको व्याकुलता उत्पन्न शरीर में होता है, मानसिक रूप से व्याकुलता हो जाता है एवं कभी कभी जब मूर्छा भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका रहा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताना है आप लोगों की मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, यही बताना है। ऐसे क्वेश्चन आना फिक्स है, कैसे भी तक करके मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता बताएं या कुछ भी करके आ सकता है, तो इससे आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी
में निम्नलिखित अंतर है, बहुत सारा अंतर है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जितना अंतर बताएं आप लोग को पूरा लिख देना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, पहला सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो है वो है क्या कि मेंडलीव के आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर, याद रखना मेंडलीव की आवर्त सारणी जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है, याद रखना ये द्रव्यमान पर, ये संख्या पर, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। फिर अगला देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई स्थान नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक किसे कहते हैं, इसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, ठीक है ना, PDT, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है ना। समस्थानिक के बारे में कोई चर्चा नहीं किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक को एक निश्चित स्थान दिया गया है। ये दूसरा अंतर हुआ। अगला अंतर है मेरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में केवल 8 वर्ग है, देख लेना, केवल 8 वर्ग मिलेगा, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया, यह भी अंतर है। अगला है मेरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस जो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसका जो है कोई स्थान नहीं था, लेकिन क्योंकि उस समय खोज नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में संपूर्ण यहाँ पर, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैस यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन वर्ग 18 में रखा गया है, जिसको हम शून्य वर्ग भी बोलते हैं। फिर अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है प्रत्येक वर्ग को, आप लोग देख लीजिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें प्रत्येक वर्ग को जो है ए और बी ग्रुप है, प्रत्येक वर्ग को जो है ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जो है संपूर्ण आवर्त सारणी को, प्रत्येक वर्ग को नहीं, संपूर्ण आवर्त सारणी को ए और बी मात्र 2 ही उपवर्ग में बांटा गया है, ठीक है ना। ये अगला अंतर है। अगला अंतर मेरा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया है, यानी वर्ग 8 में 3 तत्व को रख दिया है, ठीक है ना। ये गलती था लेकिन अंतर था, ठीक है ना। वर्ग 8 में 3 तत्व को एक साथ रखा गया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या आपको मिलेगा कि तीनों तत्व को अलग किया गया है। जो 3 तत्व एक साथ था उसको 8, 9, 10 अलग अलग करके रखा है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तीनों तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया, 8, 9, 10 कर दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय 63 तत्व का समावेश था, उसमें 63 तत्व का खोज था, 63 तत्व का समावेश था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग 112 तत्व का समावेश है, ठीक है ना, 112 तत्व मिलता है। इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो उतना विकसित नहीं था, तभी मेंडलीव का काफ़ी योगदान है, मेंडलीव का जितना योगदान किसी वैज्ञानिक का नहीं आवर्त सारणी में, ठीक है ना। इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जैसे याद रखना थोड़ा, इससे याद रखना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि एक लाइन ऐड करने पर हीलियम नियोन बोलते थे, करने पर सब अक्रिय गैस मिल जाता है। फिर बोलते हैं हीलिना करब से फड़िया, यानी सब मेरा संयुक्त एक होता है, इसको बोलते हैं क्षारीय तत्व बोलते हैं। फिर बोलते हैं बेटा मांगे कार उसको डब्बा प्रो है, ये मेरा वर्ग 2 में है, और इसको बोलते हैं क्या, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये मेरा क्या है, वर्ग 14 में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार थोड़ा याद करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरा आज का केमिस्ट्री का